चलिए, मैंने स्टार्ट किया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। इसका फर्स्ट पॉइंट था वर्क डन, इसका फॉर्मूला वगैरह होता है, और इसके मैंने आपको केस करवाए थे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई मल्टीपल फोर्सेस, और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। ये मैंने आपको करवाया था, इसमें ये आपका हो चुका था। ठीक है, यूनिट्स वगैरह मैंने लिखवाए थे, लेकिन उसके यूनिट्स कुछ और भी होते हैं जो मुझे इसमें लिखवाने चाहिए, तो वो भी आप लिखिए साथ में, कौन कौन से उसके अदर अदर यूनिट्स हमको पढ़ाया जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए। तो पहला देखिए यूनिट क्या था इसका, ये था एसआई यूनिट, ही तो आपको खैर लिखा ही होगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये था आपका जूल, जो कि लिखा था आपने। ठीक है, और दूसरा था आपका सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। ये था आपका अर्ग। ठीक है, एंड 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग लिखा गया था। ठीक है, ये आपका कर हो चुका था। ठीक है, एंड देखिए 1 जूल जो आपका होता है, देखो लिखिए क्या क्या इसमें मैंने लिखे अपने नोट्स में, ये तो आपका हो जाएगा। Sir, you are muted. इसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी किसमें आता है, तो यू कैन से कि 1 कैलोरी ये होता है 4.18 जूल क्या आता है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 4.2 मान सकते हैं, जो कि लिखा होता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी, देखिए किलो क्या होता है भाई, 1000, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये आपका आएगा 10⁻³ आएगा, कैलोरी आएगा। ये 4.2 10⁻³ क्या आएगा, जूल आएगा। ठीक है, 4 नंबर। एक इसमें आता है 1 EV। ठीक है, ईवी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, जो हम लोग इसमें आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी लिखा होता है, ये होता है 1.619 जूल, ऐसे भी पढ़ा होता है। 5वां नंबर, ये होता है 1 किलोवाट आवर। अब देखिए किलोवाट आवर क्या होता है। किलोवाट आवर बेसिकली होता है कि जो हम लोग जैसे आप लोग घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपका बिल आता हो कि भाई हमारा इस मंथ में 100 यूनिट आया, 200 यूनिट आया, तो जो आप बोलते हैं 1 यूनिट जो खर्च होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मीनिंग होता है कि 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटे चलेगा तो आपका 1 यूनिट खर्च होगा।
मान लीजिए हमारे घर में एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। एसी आपका हमने बोला है 1 किलो वाट का, मतलब कि 1000 वाट का है, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो अगर वो हमारे घर में जो एसी लगा है जो कि 1000 वाट का है, अगर वो 1000 वाट का एसी 1 घंटे चलेगा लगातार, तो आपका 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। अगर वो चलेगा आपको 10 घंटे, तो 10 यूनिट खर्च हो जाएगा। तो आपको असेसमेंट बनेगा कि हाँ भाई ऐसा बनेगा इसमें। तो 1 किलोवाट आवर आपको बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये अब याद करिए, ठीक है। ये सब भी देखिए कैसे आता है। वैट आपको जो लिखा होता है, वैट वैट मीन्स क्या होता है कि टाइम। तो हमको टाइम को चेंज करना होता है सेकंड में। तो 1 घंटे में आपके होते हैं 3600 सेकंड, 3600। आप क्या आते हैं, ये आपने समझ सब देखा होगा। तो 1 घंटे में आपके होते हैं 3600 सेकंड, तो वो आपको 3.65 मिल जाएगा, 3600 मिल जाएगा। और 1 किलोवाट में आपके 1000 होता है, भाई किलो मीन्स के 1000 होता है। अगर हम ये कहेंगे, अगर हम ये कह दें अपने पास से कि हमारे पास 1 किलो रुपए है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि मेरे पास 1000 रुपए। अब 1 किलो रुपए को ना आप ये मत समझिए कि हम उसको वेट कर रहे हैं, तोलेंगे 1 किलो होगा तब उसको, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो साइंस की लैंग्वेज में 1 किलो मतलब होता है 1000, ठीक। 2 किलो मतलब क्या होता है 2000, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। तो अगर मैंने बोला मेरे पास 2 किलो रुपए हैं, मतलब कि मेरे पास 2000 रुपए हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं वन, ठीक है। देखिए इसका, दीज आर इंपॉर्टेंट जो आपको आगे काम आएंगे। यूनिट्स इसके बहुत सारे और भी हैं, पर वो सब इतने काम आते नहीं है। मेन प्रैक्टिकली हमको कौन कौन से पढ़ने होते हैं, एक पढ़ना होता है ये तो हमसे हमेशा पूछेंगे ही, ठीक है। चांस ये तो आएगा ही। तो इतना इसमें इसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पढ़ाने के लिए इसमें आता है कि ना, हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पावर में करा दूं पहले, पावर भी मैं करा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले पावर पढ़ा देता हूँ। पावर पावर ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि वर्क और पावर नाम आ रहा है। फर्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू टीच यू पावर। पावर क्या होता है, देखिए पावर का सिंपल सा मीनिंग होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसकी पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब कि वो ज्यादा काम करता है भाई, जल्दी करता है, उसकी बहुत वो बहुत पावरफुल पर्सन है। इसका मतलब साफ साफ है कि पर सेकेंड वो बहुत ज्यादा काम करता है। हम भाई उतने पावरफुल नहीं है, तो पर सेकंड हम उतना काम नहीं कर पाते, हमारी पावर कम है। तो पावर का मतलब होता है कि वर्क पर टाइम, काम करने का रेट क्या है, आप पर सेकेंड या पर मिनट या पर डे कितना काम करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर। तो पावर में हो सकते हैं द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन is defined as power. So पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, W/T। आपको दिख रहा होगा सामने ही। भाई कैसे भाई इसका ये क्या होगा, यूनिट क्या होगा। तो यूनिट आपको सिंपल से दिखेगा यहाँ पे, यूनिट क्या आएगा भाई, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर। ये कितना आएगा देखिए, ये आपका आएगा वर्क मतलब क्या आएगा जूल, ये क्या सेकंड आएगा, दैट इज कॉल्ड वैट, दैट इज कॉल्ड वैट। इसमें वैट आ सकता है। तो इसकी सिंपल सी यूनिट आती है भाई, वैट उसको आता है। और वैट अकेला थोड़ा ना, वैट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वैट होता है, किलो वैट होता है, जैसे यहाँ लिखा था किलो वैट लिखा था, ऐसे भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं इसके ये बारे में, ठीक है। एंड अब देखिए इसमें क्या क्या इसमें बोल सकते हैं। एंड एक इस बात देखिए 1 किलो वैट, 1 किलो वैट ये आपका होता है 1000 वैट या 10 की पावर 3 वैट। 1 मेगावैट, मेगा बेस बहुत बड़ा बड़ा, तो ये होता है 1000
किलोवाट या 10 की पावर 3 किलोवाट या 10 की पावर 6 वैट, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। एक 1 HP आता है, HP का मीन्स होता है हॉर्स पावर, ये नाम सुना होगा आपने। हॉर्स पावर HP, ये होता है कुछ 746 वैट, लगभग कितना होगा ये, आप इसको 7.5 मान सकते हैं, ठीक है। 750 वैट या अप्रोक्सीमेटली ये होता है 3/4 किलोवाट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज हियर। हॉर्स पावर सुना होगा आपने कि हमारे घर में जैसे मोटर पंप लगा होता है, ठीक है, तो वो बोरिंग लगी होती है, ठीक है, तो कितने हॉर्स पावर का होता है, वो हम कहते हैं भाई ये 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का, ऐसे बोला जाता है इसमें। तो अगर आप बोलते हैं ये 1 HP का है, 1 हॉर्स पावर का है, तो वो 746 वैट का है, लगभग 750 वैट को मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बोला जाता है इसमें। तो 1 HP इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस एग्जाम। आगे लिखिए। इसके अलावा देखिए पावर कैसी होती है। पावर के लिए आप बोलते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज 2 टाइप्स, ठीक। एक आपका होता है देखिए एवरेज पावर, एक आपका आती है इंस्टेंट पावर आती है। इंस्टेंट पावर क्या होती है, इंस्टेंट पावर का मीनिंग क्या होता है कि किसी इंस्टेंट में आप कितना काम पर सेकंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं भाई देखिए, जब भी आप अगर अपने आप को ही मान लीजिए, अपने आप को सोचिए कि आप जब अगर दौड़ रहे होते हैं, तो आप जब स्टार्टिंग में होते हैं तो आप बहुत तेज दौड़ते हैं, क्योंकि भाई आप खूब एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप थक जाते हैं, फिर आप उतनी स्पीड से दौड़ नहीं पाते, थक जाते हैं। फिर एक टाइम में ये भी आता है कि आप बिल्कुल दौड़ नहीं पाते, आप बिल्कुल बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो काम करने की पावर थी वो स्टार्ट में तो बहुत थी, लेकिन धीमे धीमे क्या कम होती चली गई, और फिर एकदम से वो रुक जाती है, ठीक, ये समझ नहीं आता है। लेकिन जब कोई मशीन काम करती है, जैसे कि हमने सपोज अपने घर का फैन चालू कर दिया, अब जब फैन चालू होगा तो फैन दिन भर रात भर उसी स्पीड से चलता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं ना, वो थकेगा। हाँ लाइट चलेगी तो बात अलग है, अदरवाइज वो कभी भी अपनी स्पीड अपने आप कम ज्यादा नहीं करता जब तक हम कुछ ना करें। तो इसका मीनिंग आ जाता है कि भाई वो एक मशीन है, और मशीन को बाहर से एक यूनिफॉर्मली एनर्जी डिलीवर हो रही है, इसलिए वो एक यूनिफॉर्म वर्क करेगा हमेशा, वो थकेगा नहीं। थक हम जाएंगे क्योंकि हमें तो कोई एनर्जी मिल नहीं रही लगातार, हम तो वही एनर्जी जो हमारे स्टोर है, सेव है, वही खर्च होगी, तो धीमे धीमे वो खत्म हो जाएगी। फिर आप रेस्ट करेंगे, जूस पियेंगे, एनर्जी ड्रिंक लेंगे, खाना खाएंगे, तो आप फिर से एनर्जी आ जाएगी, आप फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मीनिंग आ जाता है कि हाँ भाई फिर से हमारे एनर्जी आ चुकी है, हम लोग फिर से काम करेंगे, तो कर सकते हैं दोबारा, ये इसका मीनिंग आ जाता है। चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब इसके आगे आता है भाई आपको और क्या करना चाहिए आपको इसमें। तो पावर जो होती है उसको डिफाइन करते हैं 2 टाइप से, एक होती है एवरेज पावर, एक होती है इंस्टेंट पावर। तो जो आपकी होती है एवरेज पावर, जिसको आप बोलते हैं एवरेज पावर, वो तो सिंपल सा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये सिंपल है। देखिए जब आप बात करते हैं इंस्टेंट पावर की, कि इंस्टेंट में आपको कितनी पावर आती है, तो उसके लिए हमको करना होता है dw/dt, मतलब कि वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। देन यू विल फाइंड द इंस्टेंट पावर। तो दोनों फॉर्म में अलग अलग होते हैं, आप दोनों को अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो न्यूमेरिकल आपको जो दिया गया है, उसने एवरेज पावर पूछी है, इंस्टेंट पावर पूछी है। इंस्टेंट पावर अलग होती है, एवरेज पावर अलग होती है। जनरली क्या होता है, आपको जो एवरेज पावर होती है वो इंस्टेंट पावर की हाफ होती है, ऐसा भी इसमें हम आगे पढ़ाने वाले हैं कि स्टार्टिंग में पावर 0 थी, बाद में पी हो गई, तो ये एवरेज बता दीजिए, तो आप बोलेंगे 0 + p/2, आंसर p/2 आ जाएगा। तो जो आपकी एवरेज पावर आएगी, एवरेज पावर, वो इंस्टेंट पावर की हाफ होती है, ये भी आपको आगे न्यूमेरिकल से मिलेगा, दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन देख समझ आ जाएगा भाई, एवरेज पूछा है, इंस्टेंट पूछा, क्या पूछा, हम अपना फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। लिखिए इसलिए कि टाइप ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ पावर, ठीक है। फर्स्ट नंबर आप बोलते हैं एवरेज पावर।
या बोलते हैं इंस्टेंट पावर, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पी इंस्टेंट। So you can say it is defined as ये आएगा पी इंस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, ये आपको होता है एफ डी एक्स या डी आर अपॉन एटीएम मान सकते हैं इसको, और आप इसके एफ डॉट पी बोल सकते हैं, ठीक है, एफ डॉट पी, जहाँ पे एफ का होता है फोर्स, पी क्या होता है इसका वेलोसिटी, ये डी पूरा आपका पावर आ जाता है। तो दिस थिंग, ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली आपको लिखा होता है कि फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसा मानते थे। तो अगर दोनों एक ही तरफ हैं तो आप बोलेंगे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, पानी निकालते हो नहीं बहुत। ठीक है, you can say कि if f angle v now 0 degree, then p instant f v, ठीक है, इतना पड़ जाएगा। सेकंड लिखा होता है इसमें, सेकंड लिखा होता है एवरेज पावर, ठीक है, ये कितना होता है देखिए, इसको बोलते हैं पी एवरेज। तो यू कैन से इट इज डिफाइन एज क्या लिखिए, पी एवरेज इक्वल टू का वर्क, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये वर्क अपॉन टाइम आएगा, इसको लिखिए कि भाई इतना आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखिए ध्यान से, लिखो अपनी सब लोग। हो गया, अब इसके आगे लिखिए, इसमें इसके बारे में, ठीक है, लिखा है सर, लिखिए ध्यान से उसको। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन आने के लिए हम इसमें देख सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन सिंपल फॉर्मुला बेस्ड आएंगे, और कुछ आपको क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्चुअल आएंगे, मतलब कि हमको समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा पावर फॉर्मुला यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेरे को समझ, देखो और ध्यान से कि लिखा नहीं क्या आपने,
लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया सबका ये। अब देखिए मैं क्या बोल रहा नहीं हूँ नहीं, एक कवर જોઈએ છે બે કેમ ₹14 નું ₹150 નું કવર છે પાછા મને લઈને ચાલી જા આપણને દેવું દસ્તો ठीक है। ओके, जैसे कि आपसे कहा जाता है इसमें क्वेश्चन में, मान लो अब पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपसे बोलते हैं भाई हमने कोई काम किया, ठीक है, वो काम करने में हमको कुछ टाइम लगा, तो बताइए हमारी पावर कितनी आती है। तो अगर वो पूछेगा आपसे एवरेज पावर, वो कहेगा नहीं आपसे, वो आप खुद समझ जाइए कि जैसे वो कहेगा भाई हमने इतना काम किया, इतने टाइम में किया, बताइए पावर कितनी आती है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो आपसे एवरेज पावर पूछता है, ठीक है। और किसी किसी केस में जैसे हम देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, जैसे कि आपको ही कहा जाए कि मेरे पास एक पाइप है, उस पाइप में से भाई पानी बाहर निकल रहा है किसी की स्पीड से, बताइए उससे पानी में जो पंप लगा हुआ है, जो पंप पानी को भेज रहा है और पानी इतनी स्पीड से उस पाइप से बाहर निकल रहा है, उसे कितनी पावर है। तो आपको देखिएगा कि जो पानी बाहर निकल रहा है उस पाइप के माउथ माउथ से, ठीक है, उसकी एक स्पीड है, स्पीड फिक्स है, ठीक है। और ये आपका मास वेरिएबल का केस है, dm/dt, ठीक है, कि मान लो 2 kg/सेकेंड, 5 kg/सेकेंड से पानी बाहर निकल रहा होता है, ऐसा उसमें लिखा रहता है इसमें। तो अगर ऐसा उसमें है तो डेफिनेटली आपको पी इंस्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आप dw/dt कर देते, नहीं करा, तो मैं दिखा दूंगा कैसे करना होता है। उसके अलावा अगर उसी में ही पूछेगा बताइए कितनी एवरेज पावर आती है, तो आप बोलोगे भाई स्टार्टिंग में तो पंप बंद था, पावर जीरो थी, लेकिन जब पंप चालू कर दिया गया है तो वो एक बराबर स्पीड से काम कर रहा है, पानी एक बराबर स्पीड से बाहर निकल रहा होगा। तो आपकी एवरेज पावर क्या होगी, इंस्टेंट पावर प्लस इनिशियल पावर ऑफ 0/2। तो सिंपल सी बात है कि इंस्टेंट पावर का हाफ होगी। अगर आपकी इंस्टेंट पावर सपोज मान लीजिए 10 आती है, ठीक है, तो एवरेज पावर आपकी 5 आनी चाहिए। अगर आपकी इंस्टेंट पावर सपोज आपकी मान लो कि 20 आती है, तो आपकी एवरेज पावर आपकी 10 आनी चाहिए, ऐसा हम लिखेंगे आगे। तो क्वेश्चन को देख के आपको खुद समझना पड़ेगा भाई कैसा क्वेश्चन दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वो आपको धीमे धीमे करके खुद ही समझ में आने लगेगा, अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, ऐसे नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ करके। मैंने यहाँ ले रखा है ये कि a motor pump brings, ठीक, you can say 1000 kg water, 1000 kg water up to height 10 meter in 1 minute सिक्स मीटर, ऐसे मान लीजिए इन 1 मिनट, ठीक है, ताकि कट जाएगा इन 1 मिनट। देन फाइंड द पावर ऑफ द पंप, जी आप आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका देगा। अभी सब लगाएंगे भाई, सॉल्व करेंगे, कर लीजिए इसको, तो हमको दिखेगा इसमें साफ साफ ये कि हमको ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हैं
यहाँ पे मोटर पंप लगी हुई है जो भी है, ठीक है। ये पानी को इतना वो भेज देती है किसी पाइप के थ्रू। पाइप होगा ना, पाइप पाइप से पानी ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ तक पहुंच गया, इस जगह तक का। तो कितना ऊपर पहुंचेगा, तो आप कहेंगे यार ये पहुंचेगा 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा अच्छे से भाई बना देता हूँ डायग्राम इसका। मैंने सेट कर दिया, हो गया। कितना ही हो गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा हो गया आपका 6 मीटर। अब पानी कितना जाता है, 100 kg, इतना। तो आप कहेंगे देखिए मास कितना है, 100 kg। हाइट कितनी है, 6 मीटर। तो कितना वर्क होगा, देखिए वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है इसमें, इंटू कॉस बोल देते हैं इसमें। तो दिस वर्क इज डूइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। एम जी क्या होगा भाई, एफ क्या होगा, एम जी कितना वेट आप कर रहे हैं, ये आपका आ जाएगा एम जी एच आ जाएगा, एम जी। और ये क्या है, तो पावर कितनी आएगी, ये वर्क अपॉन टाइम आएगी, एम जी एच अपॉन टाइम आएगा। एम क्या होगा, एम इसका मास आएगा, मास 100 kg आएगा। जी क्या 10 आएगा, हाइट क्या आएगी 6 मीटर आएगी। और टाइम आता है इसका देखिए 1 मिनट, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि हमको 60 लिखना है। तो ये पूरा ऐसे कट गया, तो आपका 100 क्या आ गया, वेट आ गई, समझे आप, इसकी पावर आ गई, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा लगाइए इसे करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएंगे करने के लिए, कुछ मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई किसी बुक से। पावर के है ना, पावर, चाहिए था। ये अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अ ट्रेन इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड, इतना अच्छा चाहिए तो खैर दूसरी चीज है। अ ट्रेन weighing 10 की पावर 7 न्यूटन इज रनिंग ऑन लेवल ट्रैक with enormous 36 मीटर किलोमीटर पर आवर। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 kg f पर क्विंटल। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, ऐसा ही वो खींच रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अ ट्रेन वेइंग, ठीक, यू कैन से कि अ ट्रेन, जो ट्रेन आपको दे रखी है ऐसी जो बना रखी है मैंने डायग्राम में, ट्रेन का जो वेट दे रखा है वो 10 की पावर 7 न्यूटन है। अच्छा ऐसे दे रखा है, तो यू कैन से ट्रेन दे रखी है ऐसी, जो कि भाई हमको दिख रहा है साफ साफ, आपको भी दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। इसका जो वेट है 10 की पावर 7 न्यूटन है, ठीक है, इतना। और जो इसका फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे, फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे, यहाँ लगता है, वो कहता है फ्रिक्शन फोर्स से पीछे लगता है यहाँ पे, कितना, वो कितना लगता है, वो लगता है इसमें
0.5 kgf पर क्विंटल, 0.5 kgf पर क्विंटल कितना होता है भाई? एक क्विंटल कितना होता है बताइए, पता है किसी को? सर 100 kg। 100 kg का होता है क्विंटल, मतलब कि 100 kg के ऊपर इतना फ्रिक्शन फोर्स काम करता है पर क्विंटल, मतलब कि पर 100 kg। तो मैं पहले यार ये पता कर लूं कि हमारी ट्रेन है कितनी भारी, है ना। तो ये कह रहा है ट्रेन को 7 न्यूटन है, तो उसमें आप कर दो जी का डिवाइड, तो आपको मिलेगा ट्रेन का मास निकालो, तो आपका एक कम हो जाएगा। तो यू कैन राइट हियर, हमें लिख सकते हैं इस जगह पे कि मास ऑफ ट्रेन 10⁶ आएगा न्यू केजी। और 10⁶ कितना होता है भाई? 10⁶ दिख रहा होगा, 10 लाख हो गया है। तो 100 kg है ना, तो 100 kg, तो इसमें 100 कितने हैं? तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू 10⁴ क्विंटल। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे है पर क्विंटल, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पर क्विंटल। हो गया, अब आता है इतना, ठीक है। सो टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा इसके ऊपर? देखिए ये क्या, 0.5 kgf, ठीक है, इंटू क्या 10⁴ काम करेगा भाई। पर क्विंटल इतना है, इतना काम करेगा, लेकिन ये kgf है, तो मुझको kgf को बनाना चाहिए न्यूटन। तो आपको टोटल फ्रिक्शन फोर्स इसमें काम दिखाई देगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ये आपका आ जाएगा। देखिए 0.5 10⁴ हो गया, इंटू में जी कर देता हूँ, ऐसा करने से ये बन जाएगा न्यूटन आपका। तो पूरा पूरा आएगा ये 5 10⁴ न्यूटन का फोर्स पीछे काम करता है, जो हमको दिख रहा होगा यहाँ आपको, ये ना आपका फ्रिक्शन फोर्स। और इसकी जो स्पीड है, जो आपको स्पीड रखी है आगे, वो तो रखी मुझे कितना है, कहाँ गया क्वेश्चन, 36 km/h। इसकी जो स्पीड है, जो इसकी स्पीड है वो है 36 km/h। तो कितना 36 होता, तो होता 36 × 5/18, ये कर दीजिए। तो कितना आपका ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड? इंटू 5/18, तो दो, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, आ गया इसमें। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? देखिए ये आपका आएगा, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स इंटू इसके वेलोसिटी। फ्रिक्शन फोर्स पीछे का मतलब वेलोसिटी आगे काम करती है, तो इसका जो इंजन होगा, इंजन जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स छोड़िए, इक्वल टू वर्क डन बाय इंजन, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। बराबर ही होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट होगा। पर ये आगे लग रहा होगा, कितना, इतना ही लगाना पड़ रहा होगा इसको आगे। ये होगा फ्रिक्शन फोर्स, मतलब किसका फोर्स इंटू क्या, वेलोसिटी, एफ इंटू वी आप कर सकते, जैसे मैंने यहाँ किया था, इंस्टेंट निकालना होता है। तो एफ कितना इसका आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ये आ रहा है 5 × 10⁴ इंटू 10, इसमें आ जाएगा। तो ये आपका पूरा पूरा आ जाएगा कितना, इसको 10⁴ दिख रहा है ना ये आपको, तो ये आपका बनेगा इसमें, ये बनेगा देखिए 500 इंटू 10⁻³ क्या 3 आ जाएगा वैट, है ना। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, देखिए 10⁻⁴ इसको मैंने एक जीरो कम कर दिया, 10⁻³ बनेगा ये, इसको दिया ये 100, ये 500 हो गया, तो 500 10⁻³ मैं क्यों किया, ताकि मैं इसको किलोवाट बोल सकूँ। तो यहाँ का पूरा पूरा आएगा इतना मिला करके 500 किलोवाट। आंसर आ रहा होगा मेरा, 500 किलोवाट मेरा आंसर आ ही रहा है इसमें, आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से लग जाएगा इसमें, इसको लिखिए ध्यान से अपनी कॉपी में।
ठीक है, इतना हो गया। हाँ, ये जो इसमें दे रखा है इतना, जैसे कि कोई क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी सर। ये क्वेश्चन, हाँ बोलो बच्चे। सर वो जो हमने टोटल फ्रिक्शन फोर्स निकाला, उसके बाद हमने 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 क्यों किया? क्योंकि ये केजीएफ लिखा है ना, तो केजीएफ का मतलब क्या होता है कि ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि हम फोर्स को मास को फोर्स के लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, तो ये केजीएफ लिखा हुआ है, ये भी आपका न्यूटन ही बना हुआ है। केजीएफ को न्यूटन बनाने के लिए आपको जी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए था 9.8 का, और मैंने उसको लगभग 10 मान लिया, भाई 10 मान लेते हैं। तो ये वही आपका जी है जिसका मल्टीप्लाई किया गया, जिसके बाद ही केजीएफ बन गया है न्यूटन। ठीक है, और आपको फोर्स की लैंग्वेज में आ जाएगा ये, हाँ ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग अपने फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया। ये 10 और कोई नहीं है, जी की वैल्यू है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और भी आपको करना चाहिए इसमें, ये तो आप खैर कर लेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। ये मुझे बताना चाहिए। ठीक, हाँ अब एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें प्रोपोर्शनलिटी आती है। अब आप पूछोगे ये प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? तो प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है कि हमको एफ पता होता है, पी पूछा गया होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़े से भाई भारी भी क्वेश्चन होंगे, तो हमको ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे इनको करना होता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है सर मेरे ख्याल से, a body of is moving by the power the system move by, पहले मैं इसी को कर लेता हूँ। अब इसी क्वेश्चन, फिर मैं अपना क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे जो दे रखा है लिखने के लिए, आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले वो क्वेश्चन लिख लीजिए ध्यान से, जो आपके मॉडल में दे रखा है, फिर मैं अपने पास से क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, यू कैन से क्या लिखा है इसमें, बॉडी इज मूव्ड एंड आउटवर्ड गिवन moved along a straight line along a line with a constant power and its and if its displacement कितना आता है, डी डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ डी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर एन, देन फाइंड एन। ठीक है, एन निकालिए। तो देखिए कैसे आता है ये, तो हमको ये दे रखा है इसमें, हमको दे रखा है कांस्टेंट पावर, और कैसी है कांस्टेंट हमको दे रखा है इसमें, अगर पावर कांस्टेंट हमको दे रखी है इसमें साफ साफ, तो मैं लिखूंगा कि सिंस P बराबर ये होता है F इंटू वी बराबर कांस्टेंट, हमको पता है। ठीक, अब होगा क्या, अब देखिए ये पूरी कहानी चालू होगी F इंटू वी की। आप मेरी बात सुना ध्यान से, देखिए F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, और एम ए में ए क्या होता है, ए होता है डीबी अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी, ये आपका जाता है। एम ए में एम क्या है, एम आपका फिक्स है, एम तो आपका वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ इक्वल टू होता है v इंटू डी एम बाई डी टी, ये बोल सकते हैं, और ये हम लोग तब बोलेंगे जब मुझे कोई पाइप वाला क्वेश्चन मिलेगा,
कोई विंड मिल का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे हमको दिखेगा कि हवा का फ्लो आ रहा है, हवा बह रही है, या फिर कोई पानी का फ्लो चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ पे मास वेरिएबल होगा। यहाँ पे दिखा गया कोई ऑब्जेक्ट है जो कहीं जब जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा हो, कहीं भाग रहा होगा, तो उसके मास में तो कोई कमी नहीं आने वाली, मास उसका फिक्स रहेगा। तो मास अगर उसका फिक्स रहेगा तो भाई dm/dt नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे बात करते हैं क्या करना चाहिए इनको। तो एफ इक्वल टू, देखिए एफ इक्वल टू एम ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, एम ए में एम क्या होगा, मास, तो फिक्स रहेगा। ए क्या होगा, ए होता है dv/dt। अब आप बोलो dv/dt क्यों लगाना है, क्योंकि हमको वेलोसिटी और टाइम और डी की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। यहाँ पे जो लिखा है इस डी को मैं एस लिख देता हूँ, डिस्प्लेस, इसको जो लिखा है ना, इसको मैं बोलता हूँ सपोज ये एस है, ऐसा। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे एम ए आएगा। ठीक है, तो एम ए में देखिए ये क्या आएगा, ए आएगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। और ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v dv/dx। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, जो कि आपको पता भी है पहले से, और ये फॉर्मूले लगाए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला तब देंगे व्हेन टाइम इज आस्किंग। सपोज आपके क्वेश्चन में कुछ टाइम दे रखा है, यहाँ टाइम दे रखा है तो मैं, और ये क्या है, व्हेन एक्स, मतलब कि उसकी पोजीशन है, यहाँ मेरे एस लिखा हुआ है, इज आस्किंग, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे होता है कि देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी तब ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम की बात की ही नहीं गई है, ठीक है, तो मैं a बराबर dv/dt नहीं लगाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, आप भी मत लगाइएगा ध्यान से। तो a इक्वल टू क्या लगाना है, v dv/dx या dv/dt, ये हमें खुद तय करना पड़ेगा। दिस पॉइंट यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। ठीक, डिसाइड करिए, आंसर लाइए। ठीक है, तो ये आप जो क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, भाई क्या दे रखा है, क्या पूछा था, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। या यार ये दे रखा है, ये पूछा, इसका मतलब इसमें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको देखिए ध्यान से कि उसने टी दे रखा है, तो टी मतलब कि हम इसके पास पहुंचेंगे। अब करना कैसे होता है उसको, फिर से देखिए ध्यान से। एफ इक्वल टू ये होता है, आप कहेंगे सिंस एफ इंटू वी बराबर कांस्टेंट, जो कि आपको सी फिक्स रहेगा, ये आपको पता होगा। एफ क्या होता है, ये होता है एम। ए क्या होता है, dv/dt इंटू वी बराबर क्या, सी। ये आएगा v dv इक्वल टू कितना आएगा, ये इसको यहाँ ले जाइएगा तो आपका यहाँ आएगा, देखिए ये आएगा c/m, और dt यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब इसको मैं करूंगा, देखिए इंटीग्रेट, अब v है ना, तो v से देखिए हम फिर से करेंगे, ये s की जगह अगर मैं s लिख दूं तब भी कोई बुराई नहीं है। तो आप करेंगे इसको, देखिए ये लिखा है v, ये लिखा है dv, इसको मैं करा इंटीग्रेट, जाएगा c/m, ये dt आएगा, इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट से भूल जाइए कि भाई क्या लगाना है क्या नहीं, बस सिंपल सी बात है कि v dv से करेगा तो आपको ये आएगा v²/2, इसका आएगा c/m, इसका t आएगा। यहाँ से v कितना आएगा, देखिए v² क्या है, इसको यहाँ ले जाएगा, तो v आएगा 2c/m का रूट, और t का भी रूट, t का भी तो रूट आएगा, ऐसा हो गया इतना। अब देखिए हमको चाहिए था x, तो मैं जानता हूँ dv क्या होता है ना, v बराबर dx/dt होता है, ये भी आप जानते हैं, इक्वल टू 2c/m इंटू टी का रूट। ठीक है, इतना, ये कितना आएगा, ये आएगा dx इंटीग्रेशन, ये आएगा 2c/m, ये t क्या आएगा, t की पावर 1/2 dt। क्लियर, ये इतना आ गया।
इसको मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेट, तो ये आपका ऐसे इंटीग्रेट बन जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है आपको ये जो सामने लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे? यस सर। बताइए सर। अब कितना है dx का? dx का आपको भाई आपका x आ जाएगा, जाहिर सी बात है, सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब कितना आएगा इसका? देखिए इसका आ जाएगा, इसका x आएगा, इसका क्या आएगा 2c/m। ये तो ऐसे ही रहेगा, इससे कुछ नहीं करना है। इसका आप जानते हैं, ये तो आपको पहले सिखाया गया था भाई, t की पावर हाफ है, आप करेंगे इंटीग्रेट, तो कितना आएगा भाई, पावर में एक जोड़ दीजिएगा। तो आपने तुरंत पावर में एक जोड़ दिया, तो ये हो गया 3/2, और इसी का ही डिवाइड कर दिया 3/2। तो मेरा कितना आएगा, x बराबर 3/2, 2 चला गया ऊपर, तो देखिए 2/3 2c/m, और t की पावर 3/2, ये आ गया। इसमें देखिए 2 3 c सब कांस्टेंट है, तो x जो आएगा, x जो आपका आ जाएगा, x लिखा है जो, दैट इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, t की पावर 3/2, ये आपको इतना आ जाएगा। ओके, अब t की पावर 3/2 है, दिख रहा होगा सामने, आंसर मेरा आ चुका है। मुझे तो x पर n दे रखा था, t की पावर n, इसका मतलब साफ है कि n की वैल्यू क्या आएगी, ये 3/2 आएगी, जो आपसे पूछा गया है। हो गया, आपको समझ गया पूरा? ये बताइए। यस सर। ओके, अब इसी में वो दूसरी कहानी आपको सुनाएगा कि हमको भाई टी नहीं दे रखा, हमको दे रखा है क्वेश्चन, यही दे रखा है सेम बिल्कुल। अभी मैं एक क्वेश्चन और भी आपके पास से कराऊंगा, लेकिन अभी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको पूछता हूँ कि क्वेश्चन यही था, पावर वही थी, पावर कांस्टेंट थी, और उसने कहा था जो वी आता है, वी वो टी की पावर पे डिपेंड करता है, तो आपको वी निकालना पड़ेगा, तो मैंने वी पर से निकाल दिया। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे लिखा होता है वी, तो आपका वी पहले आ चुका था। वी क्या था, देखिए वी था टी की पावर हाफ पे डिपेंड था, तो एक्स तो एन का आंसर आता 1/2। लेकिन मैंने वी नहीं, यहाँ पे तो एक्स दिया था, तो आपने वी की जगह पे एक्स पता किया, तो आपको ये आंसर आ गया। अब अगर यहीं पर ही क्वेश्चन होता कि यहाँ पे एक्स नहीं होता, टी नहीं होता, बल्कि वी होता, एक्स होता, टी होता ही नहीं। अगर टी नहीं होता तो सिंपल सी बात है, मैंने जो आपको सिखाया था, अगर भाई टी नहीं होगा तो हम dv/dt की बात नहीं करेंगे, हम dv/dt फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, दिस फार्मूला जो ऊपर आपको देखा, ये वाला फार्मूला आपको इसमें यूज नहीं करना है। अगर टाइम की बात नहीं हुई तो इसके नीचे वाला फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, अब यूज करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि हम कुछ और पूछ रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखते, यही लिखते थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ v क्या है, x की पावर n के प्रोपोर्शनल है, देन फाइंड n। हम करेंगे साफ साफ कि देखिए, सिंस p बराबर f इंटू वी बराबर क्या, कांस्टेंट, ये आपको दे रखा था पहले भी। f क्या होगा, देखिए f आएगा ma आएगा, और ma में a क्या होगा,
एफ आएगा ना एम ए में ए क्या होगा, ये लगा, ये लगाया था अपन, ये लगा देना यार। तो यहाँ पे आएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या, सी इंटू वी, एक और भी तो वी है ना यहाँ पे, ये ना एफ इक्वल टू, ये पूरा एफ हो गया, देखिए ये पूरा कौन है, ये पूरा एफ है, इंटू क्या वी भी तो बैठा हुआ, हो गया। अब क्या करिए इसमें, देखिए वी वी क्या होगा, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू क्या, सी अपॉन एम, ये डी एक्स आ गया, इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट, इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट, ऐसा मैं कर सकता हूँ दोनों साइड्स को। तो ये आप आएगा वी की पावर 3 अपॉन 3, इतना आएगा, ये आएगा सी अपॉन एम। देखिए v कितना आएगा, v की पावर 3, ये आएगा 3c अपॉन m इंटू एक्स। तो यहाँ से v कितना आएगा, देखिए v कितना आएगा, v मतलब क्या होगा, ये आएगा 3c अपॉन m की पावर क्या आएगा, 1/3, x की पावर क्या आएगा 1/3। ये मैंने अलग अलग क्यों किया, क्या पावर बराबर आपको दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इस आपको दिखेगा साफ साफ ये कि भाई ये 3c अपॉन m तो कांस्टेंट है, दिख रहा है ना कांस्टेंट है, और x क्या है, x आपको दिख रहा है, x की पावर 1/3 आ रहा है। तो यहां से आएगा आपका v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, है ना, हेंस n क्या आएगा 1/3। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करिए इसका, अब जो क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखिए ये इफ एफ या पावर लिख देते हैं, ठीक है, इफ पावर प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, रूट एक्स आएगा या क्या आएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, इसमें क्या दिया है मैंने क्वेश्चन में, इफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/4 then find the proportionality of power in terms of x, ठीक है। देखिए मतलब सिंपल बात है कि हमको इतना दे रखा है, और p क्या होता है, p होता है प्रोपोर्शनल टू x की पावर n होता है, तो आपको ये पता करना भी n कितना आता है, सिंपल सी बात है। तो p क्या होता है, p होता है f इंटू बी। हम इसमें लिखेंगे कि सिंस f जो है, f प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस का 1/4 है, ये रखा है इसमें, यहाँ से आएगा f बराबर c आएगा, x की पावर माइनस का 1/4 आएगा, दिखेगा आपको, दिख गया यहाँ पे। अब f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू होता है m ही होता है, जाहिर सी बात है, m आपने पता ही होगा। तो f इक्वल टू देखिए m ही आएगा, तो m a क्या होगा, a होगा v dv अपॉन dx, ये होगा v dv अपॉन dx, ये दिखा होगा आपको, इक्वल टू ये आएगा c x की पावर -1/4, इतना आएगा।
यहाँ से कितना आएगा देखिए, यहाँ से देखिए वी डी वी या साथ बैठेगा, dx को यहाँ ले जाएगा इसके पास में, ये इससे मिलेगा आपको। तो ये आपका आएगा वी डी वी, ये आएगा सी अपॉन एम, और आएगा एक्स की पावर माइनस का 1/4 dx इंटीग्रेशन। ये इतना है। क्लियर? अब ये इतना आएगा वी डी वी। वी डी वी क्या होगा देखिए, इसका आंसर आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2। सी अपॉन एम। इसका कितना होगा, हमने सिंपल बात है भाई, एक जोड़ दीजिएगा एक्स माइनस, तो एक जोड़ेंगे तो एक्स के पावर कितना आएगा, ये आएगा 3/4, 3/4, ये इतना आ गया। ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ये आएगा 4c अपॉन 3m, और आएगा एक्स की पावर 3/4। ठीक है, इतना आ गया, हो गया इतना। अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरा, अभी बाकी इसमें। ठीक है, इसमें देखिए कितना आएगा, यहाँ से आएगा ये वी स्क्वायर आ रहा है, देखिए कितना आएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना आएगा, ये 2 का यहाँ पे देखिए 2 4 8 आएगा यहाँ पे, ये आपका आएगा 8c अपॉन 3m, और एक्स की पावर कितना आएगा 3/4, तो v कितना आएगा, v क्या आएगा देखिए, v आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो आएगा 8c अपॉन 3m की पावर क्या आएगी, ये 1/2 आ जाएगा, और एक्स की पावर कितना आएगा, ये 3/4 है, इसका 1/2 आपका आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, ये 3/4 है, तो 2 यहाँ आएगा तो ये 3/8 आ जाएगा, या वो यहाँ बन जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, नाउ देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर ये एफ इंटू वी होता है, ये आप जानते हैं, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमको पावर निकालने से, पावर होता है एफ इंटू वी होता है। एफ क्या होता है, कितना होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से आगे देखिए, देखिए पी आएगा प्रोपोर्शनल टू एफ, कितना होता है, एफ होता है एक्स की पावर माइनस का हाफ 1/4, और ये वी क्या होता है, वी होता है एक्स की पावर 3/8, क्योंकि देखिए बाकी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। तो पी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर कितना आएगा, जोड़ दीजिएगा इसको, 1/4 है, ये 2/8 आएगा, -2 और 3 1 आएगा, 1/8 आएगा, समझे आप। तो मीन्स एन कितना आएगा, 1/8 आएगा। इसको लिखिए ध्यान से, समझे आप। तो क्वेश्चन मांगे इतना, इसी में ही और भी नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, एफ नहीं आपसे हम क्या कुछ और दे सकते हैं, पी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ दे सकते हैं वी दे रखा है इसमें। क्वेश्चन देखिए, इफ v proportional to x का रूट एंड p proportional to x की पावर n,
देन फाइंड n, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे निकालें सॉल्व को? देखिए v दे रखा है इसमें, आपको होता है देखिए v क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू x, कैसे दे रखा है इसमें, तो v क्या होता है, इसको मानिएगा c कोई कांस्टेंट, और x की पावर क्या आएगा, ये 1/2 आएगा। इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है p क्या होता है, f इंटू वी होता है। f इंटू वी में v तो पता ही है क्या होता है, जानते हैं, और p x की पावर दे रखा है, तो हमको सब कुछ x चाहिए, तो v तो ऑलरेडी x दे रखा है, f को भी x में निकालना पड़ा। f इक्वल टू क्या होता है, m ही होता है, m में m तो कोई चीज नहीं होगा, बचेगा आपका a क्या होता है, a के दो फॉर्मूले होते हैं, dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx। तो यहाँ पे देखो कहीं पर भी टाइम की बात नहीं होगी, इसलिए हम dv अपॉन dt नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे v dv अपॉन dx। नौ देखिए, जो a होता है एसोलेशन, ये होता है v dv अपॉन dx, v d अपॉन dx। देखिए v क्या होता है, v होता है c और x की पावर क्या 1/2 आता है, और d अपॉन dx ये आता है v क्या आता है c, x की पावर क्या 1/2 आता है, जो आपने यहाँ से ही देख लिया होगा इसमें। यहाँ से a कितना आएगा, देखिए c तो ऐसे ही रहेगा, ये c निकल के बाहर आ जाएगा, तो आपका c स्क्वायर बन जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये x की पावर आएगा 1/2। ये करेगा इसको डिफरेंशिएट, तो इसकी पावर क्या हाफ दे रखी है, आप हाफ में से कम कर देंगे, तो माइनस हाफ का हाफ आ जाएगा, तो इसका आएगा डिफरेंशिएट क्या, भाई हाफ पीछे आ जाएगा, और इसके पावर क्या है, माइनस का हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिखेगा, ये पता देखिए से करिए, तो ये सी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। सो एक्स की पावर 0 मान सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल दीजिएगा। पी क्या होता है, पी होता है एफ इंटू वी होता है। एफ इंटू वी में क्या आता है, ये आपका देखिए एम आता है, ए आता है, और क्या आता है, वी आता है। पी क्या आएगा, एफ एम तो एम रहेगा, ए क्या होगा लिखिएगा सी स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 0, और वी क्या होगा, वी आपको लिखा है ये सी इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से पी बराबर, ये देखिए एम सी क्यूब अपॉन 2 एक्स की पावर क्या आएगा 1/2, तो यहाँ से आएगा p प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2, दिखाइए। सो n क्या आएगा 1/2, यहाँ से कर सकता है ऐसा, तो ऐसे कुछ भी वैल्यूज ला सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो क्वेश्चन कुछ भी जरा सा घुमाएंगे जरा बदल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक्स की पावर 1/3 कर दूंगा, एकदम बदल क्वेश्चन नया आ जाएगा आपके लिए, नया वेंडर आप उसको यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस थिंग एज हियर और हियर, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और बताइए मेरे को, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको समझ आ रहा है सामने ये लिखा है बोर्ड पे? सामने जो बोर्ड पे लिखा सबको दिख रहा है सामने जो लिखा है बोर्ड पे? यस सर। लिखिए लिखिए जल्दी, सबने लिख लिया बच्चा? हाँ सर। सर प्लीज वेट। एक्सक्यूज मी सर। Excuse me, sir.
सर वो लास्ट क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेप है ना, वहां पे वो 1/2 कैसे आया है? कहाँ पे? ये नहीं सर, उसके पहले x रेस टू -1/2 के पहले। हाँ ये ये डी अपॉन डी एक्स इससे करेंगे डिफरेंशिएट। देखिए सी को नहीं जानते, सी को छोड़ देगा तो सी बाहर आएगा, सी सी क्या सी स्क्वायर बनेगा। ये करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो नियम क्या होता है डिफरेंशिएट का? भाई पावर पीछे आती है, आप पावर पे कम करते हैं, यही तो सीखा है ना आपने। आपने सीखा ना डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर में क्या होता है कि भाई एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो मीनिंग क्या होता है, जो पावर है उसको पीछे ले आओ, तो पावर क्या है, हाफ है। तो आप बोलेंगे भाई ये हाफ आएगा पीछे, तो हाफ पीछे आ गया, ये दिखेगा ना आपको, हाफ पीछे आ गया। और इस हाफ में आप एक कम कर देंगे तो आप लिखेंगे 1/2 माइनस वन। तो 1/2 माइनस वन क्या होता है, -1/2 होता है। हाफ माइनस वन क्या होगा, माइनस का हाफ आएगा, ऐसा बन जाएगा ये। तो ये पूरा ऐसा आ गया, यही मैंने सॉल्व किया, खत्म हो गया। यस सर। सबको समझ में आ गया पूरा जो सामने लिखा है बोर्ड पे? यस क्लियर ऑल सर। ऑफ यू? चलिए यहाँ तक रखिए। और आपका जो बाकी का यहाँ तो सबको क्लियर हो गया है ना अच्छी तरह से? क्लियर ऑल ऑफ यू बच्चा? सबको समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। बाकी लोगों को आगे समझ में, बाकी बच्चे जो है सबको यस समझ में आ गया सर। बाकी बच्चे? यस सर। ठीक है।